मैं कुछ साल पहले एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। हमारी कंपनी एक 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट सर्विस थी, जहां हमें रात में भी कॉल्स अटेंड करनी पड़ती थी। ज्यादातर लोग बस दिन भर की शिकायतें लेकर आते थे, लेकिन कभी कभी कुछ कॉल्स अजीब भी होती थी। पर जो कॉल मैंने उस रात अटेंड की, उसने मेरी जिंदगी भर के लिए नाइट शिफ्ट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस रात शिफ्ट में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरा एक कलीग और सुपरवाइजर। रात के करीब 2:45 पर सिस्टम पर तभी एक इनबाउंड कॉल आई। मैंने कॉल उठाई और अपने स्क्रिप्टेड वॉइस टोन में कहा, नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। दूसरी तरफ बस सन्नाटा था। मैंने दोबारा कहा, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए बस हल्की हल्की सांसों की आवाज आई, फिर एक औरत की धीमी आवाज का सुनाई दी, वो आ गया है। मैं चौकन्ना हो गया। माफ कीजिए, आप किसकी बात कर रही हैं। वो मेरे पीछे खड़ा है। और फिर फोन कट गया। मुझे लगा कि किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही नंबर फिर से स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। अब की बार मेरे कलीग ने कॉल उठाई। इस बार लाइन पूरी तरह से खामोश थी, लेकिन फिर हमने सुना किसी के रोने की हल्की आवाज और फिर एक भारी सांस, जैसे कोई फोन के बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा हो। कलीग कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि अचानक एक भारी और ठंडी आवाज आई, तुम लोग वहां अकेले नहीं हो। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने का सोचा। हमारे कॉल सेंटर में हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर होती थी, लेकिन जब हमने उस नंबर की रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे वो कॉल कभी आई ही ना हो। अब हम घबरा चुके थे। हम दोनों ने झट से स्क्रीन की ओर देखा। कॉल ड्रॉप हो चुकी थी। अब हमें सच में डर लगने लगा था। हम भागते हुए अपने सुपरवाइजर के पास पहुंचे। हमारा सुपरवाइजर हंसते हुए बोला, तुमसे कोई मजे ले रहा है, कोई शराबी होगा जो दारू पीकर प्रैंक कॉल्स कर रहा है। पर मैं और आदित्य अब भी पूरी तरह सीरियस थे। सुपरवाइजर ने हमारी तसल्ली के लिए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी इस कॉल को ट्रेस करके इस कस्टमर की पूरी डिटेल निकाल दूंगा, फिर तो तुम लोग मान जाओगे ना। सुपरवाइजर ने तुरंत सिस्टम में नंबर डाला। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर जो दिखा, उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। नंबर की डिटेल्स में जो एड्रेस शो हो रहा था, वो यहीं का था, हमारे कॉल सेंटर का। आदित्य ने झट से सुपरवाइजर की ओर देखा। ये क्या मजाक है। सुपरवाइजर का चेहरा फीका पड़ गया। उसने डिटेल्स को दोबारा चेक किया और फिर धीरे से कहा, यह नंबर हमारे ऑफिस के पुराने लैंडलाइन का है, जिसकी आखिरी एक्टिव डिटेल्स 5 साल पहले की थी। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। हमने कंपनी के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जो कहानी सामने आई, उसने हमारी आत्मा तक हिला दी। 5 साल पहले इसी ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने वॉशरूम में लगे लैंडलाइन फोन की वायर से अपना गला घोंटकर आत्महत्या कर ली थी। वो अक्सर कहती थी कि कोई उसे देख रहा है, पर किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और एक दिन उसने खुद को वॉशरूम में बंद करके फांसी लगा ली। और सबसे डरावनी बात, उसकी मौत रात के 2:45 पर हुई थी। उस घटना के बाद कई लोगों ने रात की शिफ्ट में अजीब अजीब कॉल्स आने की शिकायत की, लेकिन जब उनकी रिकॉर्डिंग चेक की जाती तो कुछ भी नहीं मिलता। आज भी जब कोई उस नंबर से कॉल उठाता है, वो सिर्फ यही सुनता है, वो आ गया है। मैं एक कैब ड्राइवर हूं और ज्यादातर रात की शिफ्ट में काम करता हूं। रात के समय सड़कों पर भीड़ भाड़ कम होती है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। करीब रात के 2:30 बजे मेरी ऐप पर एक राइड आई। लोकेशन शहर के बाहरी इलाके की थी, जहां ज्यादा चहल पहल नहीं रहती। वैसे तो मैं इतनी रात गए ऐसे इलाकों में जाने से बचता हूं, लेकिन किराया अच्छा दिख रहा था तो मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। मैं बताए गए पते पर पहुंचा। वहां एक पुराना बस स्टॉप था,
लेकिन दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। मैंने फोन निकाला और कस्टमर को कॉल करने ही वाला था कि अचानक पीछे की सीट का दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। एक लड़की थी। वो सफेद सलवार कुर्ता पहने हुए थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ था। वो बिना कुछ कहे सीधे आगे देख रही थी। मैम, आपने खुद ही लोकेशन डाली थी? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। मैम, आपको कहां जाना है? वो हल्के से मुस्कुराई और धीमे से फुसफुसाई, बस सीधा चलते रहो। मेरा गला सूखने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद वो नशे में होगी या किसी परेशानी में होगी। मैंने कार स्टार्ट की और सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते भर पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन लड़की का चेहरा वहां नहीं दिखा। उसकी परछाई तो थी, लेकिन चेहरा नहीं। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे से मिरर को ठीक किया और फिर से देखने की कोशिश की। लड़की अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थी, जैसे वो मेरे अंदर झांक रही हो। मैंने धीरे से फोन उठाया और जीपीएस चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। लोकेशन वही थी जहां से मैंने राइड ली थी, लेकिन मैं तो पिछले 20 मिनट से गाड़ी चला रहा था। मैं घूमकर वापस वहीं आ चुका था। मुझे पसीना आने लगा। मैंने घबराकर पीछे देखा। लड़की अब वहां नहीं थी। सीट एकदम खाली थी। पर उसके बाद जो मेरी नजरों ने देखा, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। अचानक कार की छत पर कुछ जोर से खटखटाने की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। आवाज सुनते ही मेरे दिमाग ने मेरे दिल को इशारा कर दिया कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। फिर अचानक कार के अंदर की सफेद छत पर पैरों के निशान उभरने लगे। वो निशान खून से सने हुए थे और सबसे डरावनी बात, वो निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार को ब्रेक मारी और तुरंत बाहर कूद गया। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर अंदर झांका। अब भी वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट बेल्ट खुली, सीट से कुछ सरका और खिड़की अपने आप खुल गई, जैसे कोई वहां से उठकर चला गया हो। कुछ पलों के लिए सब ठहर सा गया। जब मैंने खुद को संभाला तो कार अब सुरक्षित लग रही थी। वो पैरों के निशान भी गायब हो चुके थे। मैं तेजी से कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और हेडलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी आगे पड़ी, सामने एक बोर्ड चमक उठा, जनरल हॉस्पिटल। मैं अस्पताल के ठीक सामने खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं यहां कैसे पहुंचा, पर उस वक्त दिमाग ने दिल के सवालों को बंद कर दिया और मुझे बस यही लगा कि अब मुझे यहां से सीधे घर जाना चाहिए। मैंने कार स्टार्ट की और बिना कहीं नजर घुमाए तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन जब मैंने राइड हिस्ट्री चेक की तो जो नाम और नंबर था वो मौजूद ही नहीं था। कोई राइड बुक ही नहीं हुई थी। अब तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने इस बारे में एक पुराने कैब ड्राइवर से बात की। उसने सुना और फिर धीमे से कहा, कई साल पहले उसी बस स्टॉप के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो मदद के लिए किसी गाड़ी को रोकना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं रुका और वो वहीं दम तोड़ गई। कहा जाता है कि रात के वक्त वो आज भी कैब्स बुक करती है और हॉस्पिटल तक जाती है। वो राइड आज भी मुझे सपनों में याद आती है। हर बार मैं कार का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश करता हूं, पर लॉक खुलता ही नहीं। बस अब मैं कभी रात की आखिरी राइड नहीं लेता। मैं एक मॉल के सिक्योरिटी रूम में नाइट शिफ्ट करता था। यह काम आसान लग सकता है, लेकिन असल में रात के सन्नाटे में अकेले बैठना और चारों तरफ सिर्फ सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन देखना कोई आसान बात नहीं होती। दिन में यह मॉल रौनक से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही ये किसी सुनसान खंडहर जैसा लगने लगता था। हर दुकान बंद, गलियारे खाली और हर जगह अजीब सा सन्नाटा। उस रात भी मैं हमेशा की तरह सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। हर कैमरे में बस खाली दुकानें और गलियारे दिख रहे थे। लेकिन अचानक एक गुड़िया दिखी जो फ्लोर पे गिरी हुई थी। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि मॉल के तीसरे फ्लोर पर एक गुड़िया की दुकान थी।
दुकान के बाहर एक बड़ी कांच की अलमारी रखी थी जिसमें कई पुरानी गुड़ियाओं सजी थी। लेकिन कैमरा 6 में कुछ अजीब दिखा। एक गुड़िया अलमारी से नीचे गिरी हुई थी। मैंने पहले सोचा कि शायद दिन में किसी ने सही से नहीं रखा होगा, लेकिन फिर मेरे सामने दूसरी गुड़िया भी गिर गई। अब मैं चौकन्ना हो गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करके देखा। गुड़िया खुद हिली और गिर गई। मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा कि जाकर देखूं क्या मामला है। मैं टॉर्च लेकर तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ा। पूरा फ्लोर सुनसान था, लेकिन दुकान के पास पहुंचते ही मुझे हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद कोई बच्चा या स्टाफ का मेंबर अंदर फंसा हो। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वो लॉक था। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अलमारी का शीशा खुद ही हिल रहा था और तभी एक और गुड़िया, लाल और कुछ काले रंग की, वो 2 कदम आगे बढ़ी और नीचे गिर गई। अब मेरे पैरों में जान नहीं थी। अभी मैं अलमारी से नजर हटा ही रहा था कि अचानक मुझे पैरों के पास हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच के दरवाजे को छुआ हो। मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे देखा। मेरा कलेजा जैसे मुंह को आ गया। 3 गुड़ियां पता नहीं कहां से चलकर उस ग्लास डोर के पास आ गई थी और उसे नॉक कर रही थी। मैंने नाव देखा ना ताव, बस एक ही चीज समझ आई, वो था सिक्योरिटी रूम की तरफ भागना। अंदर पहुंचते ही दरवाजे के सारे लॉक लगा दिए। जैसे तैसे खुद को संभाला और सारा मामला समझने के लिए एक बार फिर से सीसीटीवी मॉनिटर को रिवाइंड किया। अब खौफ अपने चरम पर पहुंच चुका था। मॉनिटर पर एक काली परछाई दिखी जो उन गुड़ियों को ध्यान से देख रही थी, जैसे वो उन्हें कुछ समझा रही हो। माथे से पसीना टपक कर मेरी आंखों में घुलने लगा, पर मैं इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसे साफ कर सकूं। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, वो परछाई मुड़ी और सीधे कैमरा नंबर 6 के पास आकर रुक गई। अब वो कैमरे में घूर कर देखने लगी और हल्की सी मुस्कुराई, जैसे वो ठीक तरह से जानती थी कि इस समय मैं उसे देख रहा हूं। वो भयानक खोखली आंखें आज भी जब याद आती हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। और फिर उसके बाद कैमरा ग्लिच हुआ और सारे कैमरे एक साथ बंद हो गए। मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। अगले दिन सुबह के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फ्लोर पर बेहोश पड़ा पाया। होश संभालते ही मैंने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन बाद मेरी जगह नए सिक्योरिटी गार्ड ने ज्वाइन किया। 3 दिन बाद उसने भी नौकरी छोड़ दी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी, तो उसने सिर्फ एक बात कही, हर खिलौना बेजान नहीं होता।